नमस्कार दोस्तों, मैं अविर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर वॉचर के बारे में। फायर वॉचर कौन होता है और उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपने देखा होगा कि अखबारों में भी और फेसबुक पेज होते हैं जो उन पे भी न्यूज में बहुत सारे वैकेंसी आती है गल्फ में जाने के लिए फायर वॉचर की। तो अगर हम फायर वॉचर में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फायर वॉचर कौन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और किसी भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो वहां पे भी एक फायर वॉचर की जरूरत होती है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फायर वॉचर होता कौन है, किसको बोलते हैं। देखो, बहुत सारी कंपनियां बोलती है स्पेशल फायर पर्सन। कहीं पे भी होट वर्क या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे फायरमैन को स्टैंड बाई ड्यूटी करनी पड़े, उसको वहां पे फायर वॉचर का नाम दे देते हैं, फायर वॉचर की ड्यूटी दे देते हैं। कहीं पे बोलते हैं कि स्टैंड बाई फायर पर्सन, कहीं पे बोलते हैं स्पेशल फायर पर्सन। लेकिन ये जो टेक्निकल नाम है फायर वॉचर, ये ग्लोबलाइज है। पूरे वर्ल्ड में फायर वॉचर शब्द एक कॉमन शब्द है जो हर कोई जानता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सब फायर वॉचर का काम क्या होता है? ट्रेन एंड असाइन फॉर हुड वर्क। फायर वॉचर एक असाइन ट्रेन और असाइन पर्सन होता है जो कि किसी भी हॉट वर्क जहां पे हो रहा था वहां पे उसको स्टैंड बाई ड्यूटी के लिए रखा जाता है, छोड़ा जाता है, उसको फायर वॉचर बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वहां पे वर्क कैसा है। कहीं पे क्या, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस होता है तो वहां पे भी फायरमैन को स्टैंड बाई ड्यूटी देनी पड़ती है, उसको फायर वॉचर बोल सकते हैं। लेकिन स्टैंड बाई कन्फाइंड स्पेस में ज्यादातर रेस्क्यू का हमारा काम रहता है, वहां पे फायर वॉच कम हो जाता है। तो जब कोई भी फायर पर्सन या फायर वॉचर स्टैंड बाई ड्यूटी पे जाता है तो उसकी क्या क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पीटीडब्ल्यू सिस्टम, टर्म एंड कंडीशन। देखो, जितने भी मैंने कॉलम्स बनाए हैं ना, आप आगे पीछे कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। मैंने इसमें इस तरह से किया था कि हर आदमी को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। खाली मैं उसके पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पीटीडब्ल्यू सिस्टम, टर्म एंड कंडीशन। यानी जब भी आप जा रहे हैं स्टैंड बाई पर्सन में या फायर वॉच में तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास में उस काम को करने के लिए परमिट है या नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका परमिट चेक करना, उसने परमिट लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो उसके अंदर जो सेफ्टी की टर्म कंडीशन लिखी है, जो शर्तें लिखी है, जो जो चेक पॉइंट उसके होने चाहिए, क्या उसने वो सभी फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। तो सबसे पहले काम आपका ये रहता है। उसके बाद आता है ओनली परमिटेड वर्क, यानी जो भी परमिट लिया गया है, जिस काम के लिए लिया गया है, केवल वही काम करे, उससे एक्स्ट्रा काम ना करवाने दे। जिसकी परमिशन बनी नहीं है उस काम को आप करने ना दें। उसके बाद आता है हजार्डस फाइंड, हजार्ड हजार्ड फाइंड आउट एंड प्रिकॉशंस। आपने सारा चेक पॉइंट चेक कर लिया। अब उसके बाद आपको देखना है, उनसे पूछना है कि आपका काम क्या रहेगा, पूरा सिनेरियो क्या है। जब आप उसे सिनेरियो पूछोगे, यानी उसे ये पूछना है आपको क्या काम करना है और आप कौन कौन से टूल यूज करेंगे। मान लिया कहीं पे भी उसको हॉट वर्क करना, कहीं ऊंचाई पे हो रहा है, तो उसकी उससे पूछो कहाँ से काटोगे, कहाँ वेल्ड करोगे, कैसे उठाओगे। उसमें क्या होता है, जब वो उस काम को बताता है कि मैं ऐसे करेंगे, तो हम उस वर्क के दौरान ही सेफ्टी को एनालाइज करते हैं। वहां हमें पता लग जाता है कि इस काम के दौरान क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस लेनी है, फिर आपको वो काम चालू करवाना है। उसके बाद आता है प्रिकॉशन बिफोर एंड आफ्टर। प्रिकॉशन बिफोर एंड आफ्टर, इसमें क्या होता है, जब आप काम कर रहे हैं, काम करवाने जा रहे हैं, या जो बंदा काम करने वाला है, उससे पहले आपको
सारी प्रिकॉशंस चेक कर लेनी है। और जब काम करने लग जाता है उसके बाद फिर आपको बाद में चेक करना है। और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी मैंने यहाँ पे लिखा है वॉचिंग 30 मिनट, यानी जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी आपको मिनिमम 15 मिनट या 30 मिनट तक वहां पे वॉच करना है। जो बंदे काम करके गए थे क्या वो सही ढंग से हो चुका है, कोई ऐसा सामान तो नहीं रह गया जो किसी को इंजरी पहुंचा सकता है, कोई ऐसा वेस्टेज तो नहीं है जो इंजरी पहुंचा सकता है या इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है या हमारी किसी मशीनरी को अफेक्ट कर सकता है या किसी को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है इन्वायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो वो आपको वहां पे वॉच करना है। और जो वेल्डिंग की गई है तो उस वेल्डिंग में आपने देखा होगा जहां पे वेल्डिंग करते हैं तो काफी देर तक वो सरफेस हॉट रहता है। अब उस हॉट सरफेस के टच में कोई भी फ्लेमेबल पदार्थ आ गया तो आग लग सकती है। तो जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है, ठंडा नहीं हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है, नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद आप वो जगह छोड़ सकते हो। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल चीजें। अब बात आती है कि आपने वहां पे जब आप वॉच कर रहे थे, वॉचिंग के दौरान ही कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया। मान लिया वो हाइट पे काम कर रहे थे, हाइट पे वेल्डिंग कर रहे थे और वहां से कोई बंदा गिर गया और वो इंजर्ड हो गया, या वहां पे जहां पे काम किया जा रहा था वहां पे काम के दौरान आग लगी, आपने प्रिकॉशन ली, बराबर ली, लेकिन फिर भी आग लग गई, तो उस दौरान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखो वहां पे फायर पर्सन स्टैंड बाई है, फायर वॉचर स्टैंड बाई है। अब स्टैंड बाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आग लगेगी नहीं, वहां पे हजार्ड्स होगा ही नहीं, इस बात की गारंटी कभी नहीं होती। वहां पे हम इसीलिए रखते हैं कि वहां पे ज्यादा खतरा था और काम के दौरान हमने सेफ्टी ली है, लेकिन सेफ्टी के बाद भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा जो फायर पर्सन है, फायर वॉचर है, जो हमने वहां पे असाइन किया था, वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। हमारा फायर वॉचर का ये मतलब रहता है। ठीक है। अब कोई भी इमरजेंसी होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए जो आप अपनी टीम को कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सको। आपका जहां पे भी आप फायर में ड्यूटी कर रहे हैं, ईएचएस पर्सन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी पूरी टीम रहेगी और एक ऐसा बंदा रहेगा जिसको आप रिपोर्टिंग करते हो, या इमरजेंसी के दौरान आप अपनी टीम की हेल्प मांग सको। इसकी कम्युनिकेशन के लिए आपके पास या तो वॉकी टॉकी होना चाहिए या कोई मोबाइल वहां पे होना चाहिए, या उसके अलावा एक सबसे सस्ता साधन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट, जो कि हर बिल्डिंग में, हर इंडस्ट्री में जगह जगह पर लगाई जाती है, 30 मीटर या 45 मीटर के डिस्टेंस में, या जहां पे हजार्ड्स होने के चांसेस है वहां पे एमसीपी लगाई जाती है, मैनुअल कॉल पॉइंट। ठीक है। तो ये आपको अपने एरिया में देख लेना है कि ये सारी चीजें हमारे पास है कि नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास क्या कम्युनिकेशन का कोई साधन है या नहीं, तो वो आपको पहले ही चेक कर लेना है। अब आपके पास वॉकी टॉकी है तो आप डायरेक्टली वॉकी टॉकी से अपनी टीम को बुला सकते हैं, और जब तक वो टीम आपके पास पहुंच नहीं जाती, जब तक जहां तक संभव हो वहां के आसपास के आदमियों का साथ लेकर के उस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए या उस इमरजेंसी को हैंडल करने की कोशिश कीजिए जब तक आपकी टीम नहीं आती। ठीक है। उसके बाद अगर एमसीपी भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है तो वॉकी टॉकी और मोबाइल नहीं है तो आप एमसीपी को ध्यान में रखें कि मेरे नियरेस्ट में कौन सी एमसीपी है। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाकर के मान लिया कोई इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी के दौरान आपको तुरंत जाके एमसीपी को पुल कर देना है। हो सकता है वहां पे पुल वाली है या पुश वाली है या ब्रेक ग्लास है, बीजीयू जिसको बोलते हैं, ब्रेक ग्लास यूनिट, एमसीपी के ही ये तीनों पार्ट होते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। जाते ही अगर वो ग्लास तोड़ने वाला तो ग्लास को तोड़ दीजिए। उसके तोड़ने से क्या होगा, इसका इंडिकेशन आपके फायर कंट्रोल रूम में चला जाएगा और फायर कंट्रोल रूम में जो भी बैठा होगा उसको पता लग जाएगा कि इस एरिया में कोई इमरजेंसी हुई है। वो अपनी टीम को वहां पे भेजेगा जहां पे आपने एमसीपी को पुल किया, पुश किया या ब्रेक किया है। वहां पे जाने के बाद वो आपकी
जो टीम रहेगी वो आपको सपोर्ट करेगी और आपको भी उनको सपोर्ट करना है। जिस तरह की भी इमरजेंसी होगी सब मिल करके उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रेड्यूस करेंगे। और उसके बाद अगर इमरजेंसी के दौरान कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है तो हमेशा एक बात याद रखना कि हम डॉक्टर नहीं हैं। हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, आदमी डेथ भी कर जाता है या बेहोश भी हो जाता है, तो कभी भी आपको डेथ डिक्लेयर नहीं करना है। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम डेथ डिक्लेयर करने के लिए कैपेबल नहीं है, हमें ऑथराइजेशन नहीं है। तो हमेशा बंदे को हॉस्पिटलाइज कर दो, उसके बाद डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कैजुअलिटी को डॉक्टर को हैंडओवर कर दो या किसी भी मेडिकल में एम्बुलेंस को हैंडओवर कर दो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की हो जाती है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने मैंने चेक पॉइंट बताए फायर वॉचर की, जो मैंने वीडियो आपको समर्पित की है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट जाते जाते, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक भी लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।